हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रिपरेशन के सीरीज़ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ उसमें 28/12/2020 का एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, जिसमें जो पहला शिफ्ट था उस पेपर का जीके जीएस के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। 28/12 को ही जो 3 से लेकर 4:30 बजे तक का जो पेपर हुआ था उसी का जो जीएस जीके का जो भी क्वेश्चन आया था मैं उसको यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उन सारे प्रश्न से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताता हूँ जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से इस टेस्ट को आप खुद भी देने की कोशिश करिए और देखिए कि किस तरह के प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। अपने साथ एक पेन पेपर लेके बैठे और इस टेस्ट को खुद भी लगाने की कोशिश करिए और जो कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न आए थे सबको हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का ये प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न जो है साइंस से हमेशा आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से नहीं, साइंस का कहीं से भी पूछा जाता है। प्रश्न क्या है फिर से समझिए कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, कौन से नियम के अनुसार ऐसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बॉयल के नियमानुसार। देखिए, बॉयल का नियम ये कहता है ना कि अगर कोई आदर्श गैस है तो उसका दाब और मतलब एक्चुअली में जो बॉयल का नियम क्या कहता है, पहली बात तो ये आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध को बताता है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि बॉयल का नियम जो है किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो याद रखिएगा दाब और आयतन पर, आयतन और दाब पर ये संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार होता ये है कि अगर तापमान को नियत कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो किसी भी गैस का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखा जाए तो ऐसे हम इसको लिखते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे V क्या है, आयतन है, P क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तापमान को कांस्टेंट कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पे दाब जो है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर इसके कांस्टेंट को बताओगे तो P बराबर हम K इंटू 1/V लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं PV इक्वल्स टू K। याद रखिएगा, तो इस तरह से भी इस नियम को दर्शाया जाता है, जहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है, V क्या है, आयतन है, और P क्या हो गया, प्रेशर हो गया। याद रखिएगा, बॉयल का नियम यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है, बताना। धूसर काला, गुलाबी, काला या फिर सुनहरा, कौन सा जो रंग उर्वरक क्रांति को प्रदर्शित करता है। तो ये वाला जो है इससे पहले वाले में भी पूछा जा चुका है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के रखना चाहिए कि किस तरह के क्रांति को किस रंग से प्रदर्शित करता है। तो जो धूसर क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये धूसर क्रांति 1964 के अंदर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समांतर, क्योंकि देखिए अगर खाद्यान्न में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको उर्वरक के उपयोग को भी उसी समय लाया गया, ताकि उर्वरक के उपयोग से खाद्यान्न की जो मात्रा है वो बढ़ जाए। और 1964 में यही प्रयास किया गया, उर्वरक क्रांति के लिए धूसर क्रांति लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुलाबी क्रांति आप सभी को पता होना चाहिए कि मांस और पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। ठीक है, मांस हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, उससे संबंधित होता है क्या, गुलाबी क्रांति। काला क्रांति या इसी को हम कृष्ण क्रांति भी कहते हैं, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित काला क्रांति हो गया। और जो सुनहरा क्रांति होता है, गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है, ये बागवानी से संबंधित है। ठीक है, ये बागवानी से संबंधित है, जिसमें फल उत्पादन, ठीक है, फल उत्पादन हो गया, शहद का उत्पादन हो गया, ये सभी जो है सुनहरा क्रांति के अंदर शामिल किया जाता है। क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि श्वेत क्रांति जो है, ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, और अच्छा ये भी बताइएगा कि जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि लाइकेन
एक ऐसा जीव है जो खाली स्थान की चेतावनी देता है। देखिए लाइकेन के बारे में भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे पहले भी था, उसमें भी मैंने बताया था लाइकेन के बारे में जो पूछा गया था। तो बताइए कि लाइकेन जो है ये किसके चेतावनी संबंधित। देखिए कई बार से इसको लीचेन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, स्पेलिंग को देखिएगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर गैस प्रदूषण। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है या फिर वायु प्रदूषण को वार्निंग देता है। ठीक है, वायु प्रदूषण में भी अगर स्पेसिफिक किसी गैस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है इसकी चेतावनी जो है स्पेसिफिक रूप से देता है। अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है तो ये लाइकेन के ऊपर उसका असर होता है, और जिससे पता चलता है कि वायुमंडल में जो वातावरण में वायु का प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो इससे पहले वाले में मैं करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रश्न क्या है कि लाइकेन जो है सहजीविता प्रदर्शित करता है। ठीक है, लाइकेन जो है सहजीविता को प्रदर्शित करता है, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशन को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये किसके किसके बीच का सहजीविता होता है? लाइकेन जो है किनके किनके बीच सहजीविता होता है, सहजीविता को प्रदर्शित करता है, आपको बताना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और आई थिंक आप सब जो है इस प्रश्न से होकर गुजर चुके होंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना किया था। कब? 1867-68 में। 1867-68 में इन्होंने सबसे पहली बार गणना किया था, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो वी.के.आर.वी. राव जो है, ये इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक विधि इन्होंने दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक विधि अगर किसी ने दिया था तो वी.के.आर.वी. राव ने दिया था 1931-32 में। ठीक है, 1931-32 में इन्होंने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो पीसी महालनोबिस हैं, इन्होंने क्या किया था? 1949 के अंदर इन्होंने पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब? 1949 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और फिर उन्होंने राष्ट्रीय आय का आधिकारिक रूप से प्रयास इन्होंने किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, जिसको हम CSO कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये है ना, बताइएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? CSO का स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताना, जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से ये मुझे पता चलता है कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। और जो कुछ भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का आंसर जो आप जरूर खोज के रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ मैं फैक्ट बताता हूँ। ये जो पीसी महालनोबिस हैं, इन्हीं के सहायता से कह लीजिए या फिर इन्हीं की कोशिश से ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, ठीक है, ISI जो है पीसी महालनोबिस जो है, इन्हीं की प्रयास से 1931 में स्थापना किया गया था, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है इसके स्क्रीन के ऊपर कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर ही साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अगर पूछ देगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये जो साहित्य अकादमी है, इसका उद्घाटन, साहित्य अकादमी का उद्घाटन 1954 में हुआ था और 1955 में पहली बार ये दिया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, कितने? 22 भाषाओं का। ये 22 भाषाओं में तो साहित्य अकादमी दिया ही जाता है। इसके अलावा 2 और भाषा हैं जिनमें साहित्य अकादमी दिया जाता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि वो 2 भाषा कौन कौन सी है
जो 8वीं अनुसूची में तो नहीं है, लेकिन उन दोनों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखूंगा कि किसका किसका सही होता है। ठीक है, छठवां प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच में हुआ था। देखिए, केरल में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मोपला। वहीं पर मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि केरल का मोपला जगह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक मप्पिला मुसलमान होते हैं। ठीक है, केरल में जो मप्पिला मुसलमान थे उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, क्यों विद्रोह किया था कि उस क्षेत्र में जो अंग्रेज और हिंदू जमींदार थे ना, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इसीलिए इस विद्रोह को मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था 1921-22 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। केरल में ये मोपला विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन आपसे करता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको बताना है कि जो मुंडा विद्रोह है, ठीक है, ये जो मुंडा विद्रोह है ये कब हुआ था, मतलब किस वर्ष के आसपास हुआ था और कहाँ हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू ऑन द स्क्रीन इज निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह जा रहे हैं, तो जो प्राइज वाला होता है, प्राइज एंड अवार्ड वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जैसे ऑस्कर हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, या फिर फिल्म फेयर हो गया, ऐसे प्रश्न जो है हमेशा से पूछे जाते हैं। तो अवार्ड वाले पोर्शन को आपको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत में ही दिया जाता है। आप सभी से पूछा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी पुरस्कार। ये ग्रैमी पुरस्कार जो है यूएसए में दिया जाता है, अमेरिका का एक पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। और एक्चुअली में किसके द्वारा दिया जाता है, एक नाम याद रखिएगा, NARAS, नारस के द्वारा दिया। इसका फुल फॉर्म यह होता है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज। क्या, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, ये नारस का फुल फॉर्म, इसी के द्वारा ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। ये जो नारस है ना, NARAS, इसको ना रिकॉर्डिंग अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग एकेडमी, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑस्कर के बारे में आप जरूर, ऑस्कर प्राइज किसको मिला था और नोबेल प्राइज किसको मिला था, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। ऑस्कर जो है इसकी स्थापना सबसे पहले 1929 में हुआ था। ये भी यूएसए में दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो कुछ भी बता रहा हूँ आप नोट करके लिखिएगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार जो है दिया जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत की कौन से प्रथम भारतीय थे जिनको ऑस्कर दिया गया था, और अकेले उनको नहीं दिया था, साझा रूप में दिया गया था। उनका नाम था भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया जो है, इनको गांधी के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे ना ये, तो गांधी फिल्म के लिए इनको सबसे पहली बार साझा रूप से, मतलब अकेले नहीं, सम्मिलित रूप से इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है पूछता हूँ आप सभी को ऑस्कर से संबंधित, बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर के अंदर ही एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किस भारतीय को पहली बार दिया गया था। ठीक है, किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार दिया गया था, उनका नाम है, आप लोग को कमेंट करके बताना। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि नेशनल प्रोडक्ट, जिनको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, क्या है, कौन सा इसका सही है। इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए कि NNP, नेशनल प्रोडक्ट जो है, जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, के लिए सही फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी है। NNP जो होता है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब आप डिप्रेशिएशन या मूल्य ह्रास को जब घटा देते हैं, तब आपको जाके NNP मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो स्मारक वाले होते हैं, मॉन्यूमेंट्स और स्थान, ठीक है, स्मारक और स्थान वाला प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है कि ये स्मारक कहाँ स्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब बताइए कि गोल गुंबद कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर में ये गोल गुंबद जो है स्थित है। बीजापुर में आप सभी को पता होना चाहिए कि आदिल शाही राजवंश का शासन था। किसका? आदिल शाही राजवंश का शासन था।
तो यहाँ पे एक शासन हुए 7वें नंबर के एक शासक जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। यहाँ पे नाम लिखता हूँ, सुल्तान शॉर्ट में लिखता हूँ मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। और इसी का मकबरा इस गोल गुंबद के अंदर है, ठीक है। हालांकि ये जो मोहम्मद आदिल शाह ने ही इसको बनवाया था, कब 1656 में बनवाया था, और इसी के अंदर उसका बाद में मकबरा स्थापित कर दिया गया था। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद है, जो कि बीजापुर के अंदर। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिएगा। प्रश्न क्या है समझिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा कि चीनी का रोजा, शायद आपने सुना होगा, ये चीनी का रोजा कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था? ठीक है, कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रमुख संतूर वादक हैं? उस्ताद बिंदा खां, शिव कुमार शर्मा, निखिल बनर्जी या सज्जाद हुसैन? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वादक वाले से भी प्रश्न जो है हमेशा देखने को मिलता है, इससे पहले वाले में भी मिलता है। आर्ट एंड कल्चर का एनटीपीसी में पूछा जाने वाला बेस्ट प्रश्न, बेस्ट टॉपिक में से एक है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बताइए कि कौन जो है संतूर वादक हैं फेमस, इस चारों में से? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो शिव कुमार शर्मा है ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, याद रखिएगा। और जो उस्ताद बिंदा खां हैं, इन सब के बारे में तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये सारंगी वादक हैं। ये कौन से वादक हैं? सारंगी बजाने वाले हैं, सारंगी वादक। निखिल बनर्जी जो है ये सितार वादक हैं। ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक है, सितार वादक। और सज्जाद हुसैन है, एक्चुअली में ये भारतीय फिल्म स्कोर संगीतकार हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म में एक स्कोर संगीतकार है। और अगर वादक की बात करें तो ये कभी कभी मैंडोलिन वादक भी थे, ठीक है, याद रखिएगा, क्या नाम है? मैंडोलिन, ठीक है, ये मैंडोलिन वादक भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आसान सा प्रश्न एक पूछता हूँ इस टॉपिक से, आप लोग बताइएगा कि हरि प्रसाद चौरसिया, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं, हरि प्रसाद चौरसिया ये किसके वादक हैं, क्या बजाते थे? ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। देखिए विधान परिषद जो होता है, हम सभी को पता है कि राज्य का जो विधान मंडल होता है, राज्य का जो विधान मंडल होता है, ठीक है, इसमें विधानसभा भी हो सकता है, ठीक है, विधानसभा हो सकता है और विधान परिषद हो सकता है, ठीक है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में है, ठीक है, तो विधान परिषद भी हो सकता है और विधानसभा भी हो सकता है। तो राज्य विधान मंडल में जो विधानसभा होता है ये निचली सदन होता है, और जो विधान परिषद होता है जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है ये उच्चतम जो सदन होता है उससे संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारे संविधान का जो आर्टिकल 169 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, उसी में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। और हमारे देश में कुल 6 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है इसमें पूछा गया विधान परिषद है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, ये हमारा राइट आंसर है। बाकी हिमाचल प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश के अंदर विधान परिषद नहीं है। 5 और कौन से राज्य हैं मैं बता देता हूँ। पहला हो जाएगा यूपी में विधान परिषद है। यूपी के बाद कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के अंदर भी विधान परिषद है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया हमारा बिहार, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश तो है ही, और एक 6वां याद रख लीजिएगा तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहां पर विधान परिषद है, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, उससे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो इसको हम यूएनएससी कहते हैं, इससे संबंधित पिछले बार भी, इससे पहले वाले में भी पूछा जा चुका है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? शिकागो, बोस्टन, न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। देखिए एक्चुअली में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है, इसमें देखेंगे तो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। कितने? अगर आपसे पूछ दे कितने अंग हैं भाई, तो इसमें 6 अंग हैं।
उस 6 अंग में से मैं कुछ नाम भी अगर बता दूं तो एक है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन असेंबली कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर पे होता है आर्थिक एवं सामाजिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरा हो गया। चौथा हो गया प्रन्यास परिषद कहते हैं, ठीक है, प्रन्यास परिषद, जिसको हम ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। पांचवें नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पांचवें नंबर पे। और छठवें नंबर पे आता है सचिवालय। ये 6 अंग है किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये छठवां, ये 5 ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बच जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर आपको द हेग, ठीक है, द हेग जो कि नीदरलैंड में है, वहां देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, उसका स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये जो प्रन्यास वाला है, ट्रस्टीशिप है, इसको लगभग समाप्त ही कर दिए गए, इसका कार्य जो है लगभग समाप्त हो गया। ये भी कई बार से पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, तो प्रन्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अब 13 नंबर के प्रश्न में। 13वां प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी जो है उसका जनक किसे माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। टैक्सोनॉमी को हम हिंदी में वर्गीकी कहते हैं, ठीक है, वर्गीकी का जनक कहते हैं, ठीक है, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी, किसको कहा जाता है बताइए। इसका आंसर है कार्ल लिनियस। एक्चुअली में कार्ल लिनियस की जगह कैरोलस लिनियस भी देखने को मिलता है, इनका नाम जो है ना कैरोलस लिनियस भी देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज मत हो, कार्ल लिनियस भी कई जगह मिलेगा, कैरोलस लिनियस भी मिलेगा। तो इसका आंसर वही है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। वर्गीकी का जनक भी पूछेगा तो यही टिक मारना है। अगर द्विनाम पद्धति का जनक पूछेगा, ठीक है, द्विनाम पद्धति का जनक बोलेगा तब भी आपको कार्ल लिनियस ही टिक करना है। एक्चुअली में क्या है कि जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो स्पीसीज हैं, उनका साइंटिफिक नेम इन्होंने लिखने के लिए दिया, सीखा, ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, साइंटिफिक नेम कैसे किसी चीज़ का लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे जो मनुष्य है उसका साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में जो पहला शब्द है ना, ये क्या होता है, ये जेनरिक नेम होता है, वंश नाम होता है। पहला क्या होता है, वंश नाम, और दूसरा जो होता है ये जाति नाम होता है, ठीक है, स्पीसीज नेम होता है। तो होमोसेपियंस में होमो जो हो गया वंश का नाम हो गया, सेपियंस क्या हो गया, जाति का या स्पीसीज का नेम हो गया, इसीलिए द्विनाम पद्धति भी इसको कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो कुत्ता है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब पूछा गया इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये तीनों का वैज्ञानिक नाम जो है आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक्चुअली में इसका स्थापना अगर पूछ देना, बार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। इसका है कहाँ भाई, ये तो ट्राम्बे, ये ट्राम्बे है कहाँ, तो महाराष्ट्र, ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। अब मुंबई के अंदर ही आता है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई के आसपास है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। और ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ये भी याद रखना है। देखिए एक्चुअली में क्या था कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना, इनके द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, इसका स्थापना किसके द्वारा, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 10 अगस्त 1948 को, ठीक है, किसके द्वारा, होमी जहांगीर भाभा, मैं शॉर्ट में भाभा लिखता हूँ, होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा 10 अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया था। फिर बाद में अगस्त 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, ये आयोग है, ठीक, आयोग बोलेगा तो भाभा के द्वारा 10 अगस्त 1948 को, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग अगर बोलेगा तो कब इसका स्थापना हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था, ठीक है, 1954 में नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि परमाणु ऊर्जा के जितने भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सब प्रधानमंत्री के तत्वाधान में होते हैं भाई, याद रखिएगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो किसके
तत्वाधान में होते हैं तो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे पहले वाले भी सेट में भी पूछा जा चुका है कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये किस तिथि को हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते भी हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को। इस डेट को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक्चुअली में आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जो स्थान है कहाँ, तो ये आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा। ठीक है, पंजाब का जो अमृतसर स्थान है वहीं पे ये देखने को मिला था। एक्चुअली में जो सतपाल थे, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम देख लीजिएगा। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांति वातावरण के साथ एक जनसभा का आयोजन जलियांवाला बाग में हो रहा था 13 अप्रैल 1919 को। उसी समय यहाँ पे जो एक अंग्रेज अधिकारी, नाम यह भी पूछता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी, तो जनरल आर डायर। ठीक है, जनरल आर डायर, इसने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और आदेश किसने दिया था, गोली चलवाने के लिए आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर। ओ से ऑर्डर याद रखिएगा, जनरल ओ डायर जो है ये गोली चलवाने के लिए आदेश दिया था और इसने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, जिसमें हजारों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं उसमें कई बार मतभेद रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार जो है हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आगे इससे संबंधित एक और भी आएगा जो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 16वां कि किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मतलब पूछा जा रहा है कि पलासी का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां, मीर जाफर या फिर टीपू सुल्तान, किसके किसके बीच में हुआ था। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर था अंग्रेज जो सिराजुद्दौला। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट। कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, पहली बात तो पलासी का युद्ध हुआ कब था। ठीक है, तो 23 जून 1757, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, तो अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कई बार से ये भी पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो कि अंग्रेज अधिकारी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा ठीक है, मैं पहले बताता हूँ। पलासी के युद्ध के बारे में मैंने बता ही दिया, बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, बक्सर का युद्ध आप सभी को पता होना चाहिए 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और अंग्रेजों के अलावा उसके अपोजिशन में कौन था, तो मीर कासिम के साथ और कौन सा, तो अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग एक साथ थे और अंग्रेज अपोजिट में थे। इनके बीच में ही बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें फाइनली अंग्रेजों की विजय भी हुई थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, आप शायद इसको जानते भी नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, गिरिया का युद्ध आपने एक नाम सुना होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि गिरिया का युद्ध जो है कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था और इसमें जीता कौन था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैवमंडल, इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ना, पृथ्वी का वह क्षेत्र, इसी को हम जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो ये था, याद रखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, साइंस एंड टेक के बहुत अच्छे अच्छे बिंदास वाले प्रश्न, बेहतरीन वाले प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप बताइए कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था, उसका नाम क्या था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल का फुल फॉर्म भी कई बार से पूछा था, अराइन पैसेंजर प्राइम लेवल एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इसको लॉन्च कब किया गया था, ये कह लीजिए कि 19 जून 1981 को। ठीक है, जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण जो केंद्र है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्रेंच गुयाना
प्रक्षेपण केंद्र कौन सा था? कोरू। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से अब कौन सा प्रक्षेपण यान था, ये भी याद रखिएगा। प्रक्षेपण यान का नाम भी पूछा जा सकता है, एरियन 4। इस प्रक्षेपण यान से इस एप्पल को लॉन्च किया गया था और पृथ्वी के भूस्थैतिक कक्षा में, ये भी पूछा जाएगा, पृथ्वी के भूस्थैतिक कक्षा में, पृथ्वी का भूस्थैतिक कक्षा जो है पृथ्वी से कितना ऊंचाई पे है? 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर इस एप्पल को स्थापित किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 19 जून 1981 को। फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से कौन सा यान था? प्रक्षेपण यान था, तो एरियन 4। ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये था भारत का पहला संचार उपग्रह। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? ठीक है, क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम स्वदेशी, ठीक है, या प्रथम भारतीय उपग्रह, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या था? ठीक है, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप बताइएगा कि क्या नाम था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि 49वीं समांतर रेखा किस किस देशों के बीच में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, एक्चुअली में जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके लिए मैं थ्योरी क्लास भी लेकर आऊँगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। बताइए कि 49वीं जो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, किन किन देशों के बीच में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में अगर कौन सी रेखा पूछेगा तो याद रखिएगा मैगी-नॉट रेखा। ठीक है, मैगी-नॉट रेखा किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। भारत पाकिस्तान तो आप सभी जानते होंगे, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में जो है वो कौन सा है? 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ क्या? चलिए बताइए कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? कमेंट करके बताइएगा। एक और पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग दीजिएगा, एक बार देख जरूर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस खालिस्तान का कार्यक्रम किस संघ का कार्यक्रम है? एक योजना है, प्रोग्राम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ है, उसका एक प्रोग्राम है। ठीक है, ग्लोबल, इसको शॉर्ट में कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, GCCA। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, स्थलमंडल, प्रभामंडल या फिर वायुमंडल? तो सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रभामंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे बाहरी आवरण, सूर्य का सबसे जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो सूर्य का सबसे बाहरी आवरण जो है ना, उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर जनरली है क्या ना, तो सूर्य में जो फोटोस्फीयर है, देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य का सबसे बाहर वाला जो इसे प्रकाश का एक क्षेत्र होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना, तो बाहर वाला, और उसके अंदर में एक ये वाला पार्ट जो पट्टी तरह होता है, इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो रह गया, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं, आपको याद है। ठीक है, तो कोरोना क्या है, कई बार से भी पूछा है। तो कोरोना जो है सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाह्यतम लेयर है सूर्य के एटमॉस्फेयर का। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी लेयर है ना, जिसको हम कोरोना कहते हैं। और ये जो है प्लाज्मा से बना हुआ है, या फिर कह लीजिए आयोनाइज्ड गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, कोरोना किससे बना हुआ है? तो प्लाज्मा से बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, आयनित गैसेस से मिलकर बना हुआ, ये दोनों सेम चीज। ठीक है, 22वां प्रश्न,
कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी इसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। ये 4 वर्ष में एक बार होता है। इससे पहले 2022 में हुआ था, अब जो है 2026 में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 2030 में भी होगा। तो 2022 में कहाँ हुआ था याद रखना है आपको, 2022 में भी पूछ सकता है, इससे पहले वाला। तो 2022 में ये बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में है, वहाँ हुआ था। 2026 वाला कहाँ होगा, तो ये होने वाला है स्कॉटलैंड में। 2026 का होस्ट कौन करेगा, तो स्कॉटलैंड इसको होस्ट करेगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला वाला जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ हुआ था, तो 1930 में पहली बार हुआ था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कहाँ हुआ था, तो कनाडा में एक जगह हैमिल्टन। ठीक है, कनाडा में एक जगह हैमिल्टन, वहीं पर पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 के अंदर। तो ये सब फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है कि कंप्यूटरों के फिजिकल मेमोरी में संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए, अगर मान लो कंप्यूटर को कोई मेमोरी है, ठीक है, उसमें कोई परिणाम जो है स्टोर है, उसको अगर हम बाहर लाना चाहते हैं तो आउटपुट प्रोसेसिंग के थ्रू ही ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि येन खाली स्थान की मुद्रा है। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलेगा। कंट्री नाम देखिए, कंट्री हो गया, फिर उसका कैपिटल, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है, कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस देश की राजधानी कहाँ है, इस देश का करेंसी क्या है, मुद्रा का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना। तो येन किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान की जो मुद्रा है उसको हम येन के नाम से जानते हैं। जापान की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी आप सभी को पता है, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और इसके जो मुद्रा है उसका नाम है वॉन। ठीक है, मुद्रा का नाम वॉन। बाली तो इंडोनेशिया में एक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। मालदीव का राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए। मालदीव का राजधानी क्या है? माले। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है उसको हम कहते हैं रूपिया टाइप से ही है, लेकिन एग्जैक्ट रूपिया नहीं, रूफिया है। ठीक है, क्या है? रूफिया है। क्वेश्चन एक पूछ दूँ क्या, बताइए, मिस्र है, इसकी राजधानी कहाँ है? मिस्र की राजधानी क्या है, और इसका जो करेंसी है उसका नाम क्या है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा खोज के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, देखिए, कंप्यूटर से प्रश्न 2-3 हमेशा पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है, जो एक्रोनिम्स होते हैं, फुल फॉर्म वाले होते हैं, उसको हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो जैसे भी जितना भी फुल फॉर्म पूछा जाता है वहाँ पे मैं कुछ बताते भी जाऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा पूछता भी जाऊँगा, तो इन सब का आंसर भी आपको खोज के रखना है। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूँ, आप शायद जानते होंगे। URL इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आप लोग बता दीजिएगा कि GIF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बस इतना ही पूछता हूँ, बाकी हर एक एग्जाम वाले शिफ्ट का जब भी कराऊंगा तो पूछ ही लूँगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। तो एक योजना है, जन शिक्षण संस्थान योजना है, ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। एक्चुअली में क्या है, जन शिक्षण संस्थान है क्या, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक योजना है। ठीक है, एक योजना है जिसका मकसद क्या है, तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो गैर साक्षर लोग हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, गैर साक्षर हैं, या फिर कह लीजिए नव साक्षर है, नए लोग हैं, या फिर कह लीजिए जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, इन लोगों के अंदर कौशल विकास करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने की एक योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? फिजिक्स में अदिश सदिश राशि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सभी को पता, इसमें पूछा है कि अदिश राशि है, ये पूछा गया। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होते हैं, जिसमें केवल एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता।
ठीक है, दिशा नहीं होता। किस में मैं बात कर रहा हूँ? अदिश राशि में। परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। अब बताइए इसमें कौन अदिश राशि है? वेग, संवेग, द्रव्यमान और बल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और भी कुछ अदिश राशि का उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे अदिश की मैं बात कर दिया तो अदिश में एक तो द्रव्यमान हो गया, दूरी, दूरी भी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल, दूरी, चाल, आयतन, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी के सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है, अदिश राशियां हैं। अब आपसे सदिश क्या? जैसे वेलोसिटी, वेग क्या हो गया? एक सदिश राशि है। ठीक है, एक सदिश राशि है। संवेग, मोमेंटम, ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। फोर्स, बल, ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। और सदिश की कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे वेग हो गया, वेग तो हो गया। विस्थापन, विस्थापन, दूरी क्या है? एक सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या? सॉरी, दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि हो गया। बल हो गया। त्वरण, त्वरण, त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इन सबको आप नोट करके एक जगह लिख लीजिएगा। 28वां प्रश्न है कि 2020 में किसने आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज जीता था? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले ही बताया कि नोबेल से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 2024 में जितने लोग को मिला था उस सबको नोट करके रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इवन 2023 का भी कई बार से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 2020 में आर्थिक इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला था? रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था। ऑप्शन नंबर डी, ये 2020 के लिए सही है। लेकिन बात आता है 2024 में भी कुछ जान लेते हैं। 2024 का नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं शांति का पुरस्कार किसको मिला था? एक्चुअली में 2024 का तो अभी मिला नहीं, 2023 का। ठीक है, 2023 का भी मैं बता रहा हूँ। 2023 का शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला था। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है शांति का। साहित्य का भी एक बार जान लीजिए, 2023 में ही बता रहा हूँ। साहित्य का जॉन फॉसे को मिला था। जॉन फॉसे, जॉन फॉसे को शांति का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नरगिस मोहम्मदी को मिला। ठीक है, 28 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? 2020 की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा 2024 में जिसको भी मिलेगा 2023 वाला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2020 में गली बॉय को मिला था। ठीक है, 2020 में किसको मिला था? गली बॉय को मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म में। ठीक है, 2024 में अगर बात कर लें, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में, ठीक है, किसको मिला है 2024 में? तो 12th फेल। ठीक है, 12th फेल जो मूवी आई थी उसको मिला था, 2024 में मिला है। ठीक है, 30वां प्रश्न कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में किसने लाया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि जो मैडम भीकाजी कामा, इनका पूरा नाम क्या है? मैडम भीकाजी कामा, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेश में भारतीय झंडा को फहराया था। कब? 1907 में। ठीक है, 1907 में पहली बार विदेश में, कहाँ? तो जर्मनी में स्टुटगार्ट है, वहाँ पे झंडा फहराने वाली पहली महिला ये बनी थी 1907 के अंदर। ठीक है, और ये जो है मैडम कामा है, इनको भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता या फिर भारतीय क्रांति की जनक, इन्हीं को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता है। अब ये जो इंदुक लाल याग्निक जो हैं, इनको यही क्या किए थे? जो जो झंडा स्टुटगार्ट में फहराया गया था उसी को चोरी छिपे और ब्रिटिश भारत में ले आए थे। कौन? इंदुलाल याग्निक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि दो तरह का मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है। दूसरा होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम सहायक मेमोरी कहते हैं, और इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सहायक या सेकेंडरी, ये कंप्यूटर के बाहर से लगाए जाते हैं। ठीक है, यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए या सहायक मेमोरी, कौन सा नहीं है पूछा है? तो पी रोम। ठीक है, पी रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, प्राइमरी। बाकी मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क,
CD रोम, ये सभी के सभी किसमें, ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। पी रोम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। ईपी रोम का भी बताइएगा, पी रोम, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न भी है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना शुरू किए होंगे तो ये आपका इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहली इसकी जो है सुझाव दिया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या आप सभी को पता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1946 को हुआ था, ठीक है, 26 जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ था। और इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। और इसी में अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, तब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया। कमेंट करके आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आप लोग बता लेंगे, इतना उम्मीद करता हूँ। बनने में कितना समय लगा था भारतीय संविधान को, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, बताइए। पहली बात तो आप सभी को पता होगा कब, हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। और ये 1919 के समय वायसराय कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 1919 का जो अधिनियम आया था उसको हम चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते थे। तो क्यों? क्योंकि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ऐसे भी आप इसको याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण कह लीजिए, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है पूछा है। धमनी, बड़ी आंत, हृदय और रक्त। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत जो है ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है ये, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है पाचन तंत्र का। बाकी धमनियाँ, हृदय और रक्त ये सभी के सभी परिसंचरण तंत्र का अंग हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये परियोजना वाले प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और ये भागीरथी नदी के ऊपर है, ठीक है, कहाँ है? भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा और शरावती नदी पे। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आप लोग एक बताइए कि आपने नाम सुना होगा जोग या गरसोपा जलप्रपात, जोग या गरसोपा जलप्रपात, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये किस नदी के ऊपर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस नदी के ऊपर स्थित है। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां, 36वां, 44वां या फिर 35वां? इसका सही आंसर आप सभी को आई थिंक पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1976 के अंतर्गत आया था। देखिए एक्चुअली में क्या था, जो स्वर्ण सिंह समिति था, नाम भी याद रखिएगा, अगर पूछ देगा किस समिति के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति था। इनके सुझाव पर इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। बाद में हम सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन जब आया, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया,
तो जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा वाला, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन वाला, उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में। अब क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? आप सभी को कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? ये सब करेंट अफेयर के क्वेश्चंस है, जो स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो योजनाएं होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इंद्रधनुष योजना लाया गया था वो निजी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए लाया गया था। निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके पुनरुद्धार के, निजी नहीं सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके पुनरुद्धार के लिए लाया गया था इंद्रधनुष फ्रेमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, सेव में संबंधित रोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सेव में कौन सा रोग है बताइए? फायर ब्लाइट, ग्रीन ईयर रोग, रेड रस्ट या फिर टिक्का रोग। अब फायर ब्लाइट जो रोग है, ये फायर ब्लाइट रोग, ये सेव से संबंधित है। सेव में ये फायर ब्लाइट रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रेड रस्ट जो है ना, ये आपको चाय के पत्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, चाय के पत्तियों में रेड रस्ट रोग देखने को मिलता है। एक तो पूछता है रेड रॉट। ठीक है, रेड रॉट ये रस्ट है। रेड रॉट किस में देखने को मिलता है? तो गन्ना में होने वाली बीमारी है रेड रॉट। ग्रीन ईयर रोग जो है ये बाजरे की खेती में, बाजरे में देखने को मिलता है। ठीक है, बाजरे में देखने को मिलता है। टिक्का रोग जो है मूंगफली के पत्तों में हो जाता है। ठीक है, तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले जाता हूँ कि जो तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू में एक मोजाइक रोग होता है। ठीक है, तंबाकू के अंदर एक मोजाइक रोग होता है। तो ये किसके कारण होता है? इसका कारण बताना कि जीवाणु के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? 1969 में, 67 में, 68 में या फिर 1966 में? बताइए। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, 1969 में भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन को चालू किया गया था। ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा, या फिर पहला परमाणु पावर स्टेशन कह लीजिए। अच्छा, अगर पूछ लेगा ना आपसे कि भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, या फिर नाभिकीय रिएक्टर पूछ ले, सेम ही चीज है। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है अप्सरा। क्या नाम था इसका? अप्सरा, जिसका निर्माण कब कराया गया था? 4 अगस्त 1956 4 अगस्त 1956 को। तो ये आंसर भी याद रखना है। अब लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? केल्विन, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हम E=mc² पढ़ते हैं ना भाई, ये वही है सापेक्षता का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये दिया गया था। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे, और जो रोएंटजन है इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। आप सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप पूछ देता हूँ आपसे, इसके बाद वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें। ग्रहों की गति के जो नियम है ये किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये 28/12/2020 को जो 3 से 4:30 बजे वाला जो सेशन था, जो एग्ज़ाम का शिफ्ट था, उसमें जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए थे मैंने उसको बताया। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और पूछे हुए गए थे। तो आपका 40 में से कितना सही हुआ? अगर आप तैयारी कर रहे थे तो कमेंट करिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगला पार्ट जल्द आपको देखने को मिलेगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको हर चीज़ का अपडेट भी देते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में CGPSC ABC रिसर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अपना तैयारी अच्छे से करे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं, धन्यवाद।